अटैक हुआ तो इधर बैठ के प्लानिंग की गई भाई चित्तौड़ के किले में कि भाई अकबर का अटैक होने वाला, अपने को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कितने हथियार, कितना असला, कितना बारूद, कौन लड़ेगा, कहां से लड़ेंगे, किले में बैठ के लड़े, मैदान में जाके लड़े। तो सब लोगों ने एक नया फैसला लिया कि यार अपने लड़ने का तरीका बदलते हैं। कैसे? कि अब तक अपने लड़ने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो मैदान में जाके लड़ना, जब लगे कि लगभग दुश्मन की सेना अपनी सेना बराबर है तब तो जाके कहां पे लड़ते हैं? मैदान। जैसे खातोली, जैसे बाड़ी, जैसे गागरोन, सारी कैसी लड़ाइयां? मैदान की लड़ाइयां। और कई बार अपने को लगता है कि नहीं दुश्मन ज्यादा बड़ी संख्या में आ गया, घेर लिया उसने और अपने पास इतनी सेना नहीं है, तो अपने लड़ते हैं किले में। किसमें लड़ते हैं? किले वाली लड़ाई में दो चीज हो सकती है। एक तो यह है कि दुश्मन बाहर से बैठा बैठा तंग होकर निकल जाता है बाहर से, और कई बार दुश्मन बाहर ही बैठ जाता है, तो जैसे हमने पहला साका किया, दूसरा साका किया, वैसे क्या करने पड़ते हैं? साके करने पड़ते हैं। इस बार इन्होंने कहा एक दूसरा तरीका अपनाते हैं। क्या अपनाते हैं? कि आधे लोग तो किले के अंदर रह के लड़ेंगे, आधे लोग किले के बाहर जाके लड़ेंगे, क्योंकि अपनी सेना कम है तो मैदान के अंदर नहीं लड़ना, आधे किले में लड़ो और आधे बाहर। बाहर कहां पे? तो पहाड़ों में जाके लड़ो। कहां पे जाके लड़ो? पहाड़ों में जो लड़ाई होती है उनको बोलते हैं छापा मार। क्या बोलते हैं? गुरिल्ला, गुरिल्ला वॉर। तो गुरिल्ला वॉर लड़ेंगे। तो आधे लोग किले में क्यों रहेंगे? सारे चले जाएं कि नहीं साहब किला पूरा खाली करके जाएंगे, दुश्मन आधे किले पे कब्जा कर लेगा, दुश्मन का इतना जल्दी किले पर कब्जा भी होना नहीं चाहिए। तो आधे लोग किले के अंदर लड़ेंगे ताकि दुश्मन का मुकाबला कर सके। यदि वो किले को बचाने में कामयाब रहे तो वेल एंड गुड, और यदि किले को बचाने में कामयाब नहीं रहे तो दुश्मन किले पे कब्जा कर लेगा, पर बाहर जो आधी सेना बैठी रहेगी वो किले को बचाने का वापस क्या करेगी? प्रयास। वरना अब क्या होता है? अब सब साके में लड़ते हुए मारे जाते हैं, दुश्मन किले पर कब्जा कर लेता है, किले को बचाने वाला कोई भी होता नहीं है, जनता का मनोबल टूटता है और जनता जो कब्जा करता है उसको टैक्स देने लग जाती है। जैसे हमने 1303 में देखा कि रतन सिंह और पूरा परिवार लड़ता हुआ मारा गया, अलाउद्दीन ने कब्जा कर लिया, वो खिजर खान को छोड़ गया, मालदेव सोनगरा आ गया, बनवीर सोनगरा आ गया। फाइनली 23 साल बाद सिसोदा से हमीर को आना पड़ा छुड़ाने के लिए। तब तक बीच में 23 साल तक चित्तौड़ पर गोहिलों का अधिकार नहीं था। 1535 में क्या हुआ? रानी कर्मावती वाले साके में सारे लड़ते हुए लोग मारे गए। हमारे पास कोई ढंग का बंदा नहीं बचा जिसको हम चित्तौड़ संभलवा सके, इसलिए हमें किसको देना पड़ा? बनवीर को। और बनवीर ने और नहीं तो 4 साल तक अव्यवस्था उत्पन्न करके रखी थी। मावली के युद्ध के बाद ही उदय सिंह चित्तौड़ आ पाए थे, वरना उसने तब तक चित्तौड़ भी आने नहीं दिया था। और वो यदि पन्ना दहाई इतना बड़ा बलिदान ना करते तो समाप्त कर देता सब कुछ। तो अब की बात तरीका चेंज करते हैं। तो ठीक है, आधे लोग लड़ेंगे पहाड़ों में, आधे लोग लड़ेंगे किले में। अब ये कि पहाड़ में कौन जाएगा और किले में कौन लड़ेगा? उदय सिंह जी कहा पहाड़ों में आप जाओगे। उदय सिंह ने कहा किला मेरा है। अगर सर इसीलिए आप पहाड़ों में जाके लड़िए, आप राजा है, राजा का जिंदा रहना बेहद जरूरी है। राजा जिंदा रहता है तो राज्य जिंदा रहता है, राज्य जिंदा रहता है, जनता के अंदर हौसला रहता है, और जनता को लगता है हमारा राजा बैठा है तब तक हमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनका मोरल अप रहता है। राजा मर जाता है, जनता का मोरल डाउन होता है। हम बाकी सारे लड़ते हुए मारे भी गए, आप जिंदा बैठे रहे, वापस सेना बना लेंगे, वापस तैयारी कर लेंगे, वापस लड़ लेंगे इनसे। लड़ाई को लंबा खींचना पड़ेगा, संघर्ष लंबा चलेगा, आपका बाहर जिंदा रहना बेहद जरूरी है। तो ठीक है, तो उदय सिंह को कहा आप तो पहाड़ों में जाओ। तो उदय सिंह गिरवा की पहाड़ियों में जाता है। कौन सी पहाड़ियों में? के मरने के बाद वीरमदेव का जो बेटा है, वीरमदेव के बेटे का नाम क्या है? जयमल। तो वीरमदेव के मरने के बाद जयमल कहां का राजा बना? मेड़ता का। 1562 में अकबर मेड़ता पर कब्जा कर लेता है। कब कर लेता है? 1562। तो अकबर ने जब मेड़ता पे कब्जा किया तो जयमल बेरोजगार हो गया। तो जयमल मेवाड़ वालों के आगे नौकरी करने लग गया। तो जयमल ने कहा भाई मेरे को एक्सपीरियंस है, मैं अकबर के खिलाफ पहले लड़ चुका हूं, फिर मेरा ये दुश्मन भी है, तो मुझे आप अंदर रहने दो, मैं लड़ लूंगा। तो जयमल कहां का राजा? अकबर ने मेड़ता पर कब कब्जा कर लिया? इन दोनों का गए आप किले की जिम्मेदारी संभालो, और उदय सिंह खुद कहां पे चले गए? गिरवा। कहां पे चले गए? गिरवा। अब अकबर ने बाहर अपनी तोपें लगा रखी है, और अकबर ने कहा भाई किले के अंदर वैसे तो घुस नहीं पाएंगे, तो अपने काम करो, डेली यहाँ पे नीचे तोपें लगाई जाए और किले पे गोले मारे जाए, और दीवार तोड़ दी जाए और दीवार तोड़ के किले के अंदर घुसा जाए। अब अकबर ने भाई पहले दिन को थोड़ी सी दीवार टूटी, अकबर लगा अगले दिन थोड़ी दीवार और तोड़ेंगे, जब खूब सारी जगह हो जाएगी अंदर घुसेंगे। अगले दिन उठे, देखा कि दीवार तो बनी हुई है जो रात को तोड़ी थी। दूसरे दिन और तोड़े, अगले दिन फिर दीवार बन जाए। तो अकबर ने कहा इतना इंटेलिजेंट आदमी अंदर कौन है जो रातों रात वापस दीवार को बना देता है, पता लगाओ यार। तो पता चला कि अंदर तो जयमल बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? मेड़ता वाला जयमल राठौड़ है, और वो रातों रात दीवार वापस बना देता है। अकबर ने कहा अरे यार पहले कहना था कि मेड़ता वाला जयमल बैठा हुआ है, क्यों? तो उदय सिंह का है। तो उदय सिंह तो गिरवा की पहाड़ियों में। तो कहा यार जब किले का मालिक ही किले में नहीं है तो किले के लिए लड़ना क्यों है, अगले बंदों से बातचीत ही कर लेते हैं। तो अकबर ने जयमल के पास मैसेज भेजा कि सॉरी ब्रो, हमें नहीं पता था अंदर तू बैठा हुआ है, इस चक्कर में हमने तोप के गोले वोले मार दिए। अब जब तू बैठा है तो चल समझौता ही कर लेते हैं, चित्तौड़ दे दे, मेड़ता ले ले। जयमल कहां का राजा है? मेड़ता। वो मेवाड़ में क्यों आया हुआ है? क्योंकि अकबर ने मेड़ता पर कब्जा कर लिया। मेड़ता वापस दे देते हैं, तू हमें क्या दे दे?
वैसे भी तेरा तो है नहीं, किसका है? उदय सिंह। तेरे को तो संभलवा के गए थे, कह देना नहीं संभाल पाया, इतनी तो बात है। और किला तेरा तो है नहीं, तू हमें दे दे और हमारे से बदले में क्या ले ले, मेड़ता। जयमल वापस रिप्लाई भेजता है कि है गढ़ मारो हूं धनी। धनी मतलब होता है मालिक, धनी मतलब है गढ़ मारो हूं धनी, असुर फिरे किमान। किला मेरा है, मैं किले का मालिक हूं। असुर मतलब राक्षस, तेरे जैसे राक्षस कभी भी किले के अंदर घुस ही नहीं सकते। कुंचा ज्यूं चित्र कूट रही, कुंचा मतलब होती है चाबियां, कुंची मतलब क्या था, चाबी। चित्रकूट चित्तौड़ के किले को कहते थे, क्या कहते चित्तौड़ को? तो कुंचा ज्यूं चित्रकूट रही, चित्तौड़ की चाबियां दीदी मोही दीवान। मेवाड़ के राजा को एकलिंग जी का क्या मानते, दीवान। तो मेवाड़ के दीवान जी चित्तौड़ की चाबियां मेरे को देके गए, किला मेरा है, मैं किले का मालिक हूं, तेरी औकात नहीं है कि मेरे किले के अंदर घुस जाए। अकबर के पास रिप्लाई है कि यार वो देने के लिए तैयार ही नहीं। अकबर ने कहा भाई इतना सेंटी क्यों हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा ज्यादा ऑफर देता हूं तेरे को। मेड़ता तो तेरा है, वो तो तेरा है, तेरे को दे दूंगा, साथ में एक जगह और दे दूंगा, नागौर। क्या दे दूंगा? मेड़ता भी रख ले, नागौर भी रख ले, बदले में क्या दे दे? जयमल वापस रिप्लाई भेजता है, भूख न मेटे मेड़ तोर, ना मेटे नागौर, आ रजवट भूख अनोखड़ी मर्या मिटाए चितौड़। ना तो तेरी नागौर और मेड़ते से को भूख मिटने वाली है, ये तो वीरता की भूख है जो मरने पे मिटेगी। कुल मिला के अब तय हो गया था कि जयमल किसी भी कीमत पर अकबर को किला तो देगा नहीं। तो अकबर ने कहा भाई अब तो ध्यान रखा जाए, अब क्या कर रहे हैं, उसके बाद ही अंदर घुसेंगे अपने। एक दिन अकबर ने नीचे से देखा कि रात के टाइम में जयमल चित्तौड़ के किले की चार दीवारी के ऊपर घूम रहा था, देख रहा था। अकबर के पास एक बंदूक थी, संग्राम क्या नाम था, और कहते हैं अकबर अपनी संग्राम नाम की बंदूक से नीचे से निशाना लगाता है, जयमल के पैर में गोली लग जाती है। पर जयमल फिर भी अंदर बैठ के पूरा एकदम ध्यान रख रहा है। 4 महीने बीत गए अकबर को बाहर आए हुए, फरवरी का महीना आ गया, वो लगभग नवंबर के आसपास आए थे, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी आ गए। अब किले के अंदर का अनाज और पानी समाप्त होने लग गया था। किले के अंदर का जब अनाज और पानी समाप्त होता जा रहा है तो उन्होंने कहा भाई अब अपने पास साके के अलावा और कोई तरीका बचा नहीं। तो फिर 1568 में चित्तौड़ का कौन सा साका होगा? क्योंकि ये भी सीधा सवाल पूछते हैं, प्रताप ने कितने वर्षों तक राज किया था? कितने वर्षों तक? 25। अब आप कहते हो नहीं सर इसमें क्या लिखवा रहे हो हमें, हमने याद कर लिया 1572 से 97 में, हम निकाल लेंगे वहां पर। दो बात है, एक बात तो वहां याद नहीं रहता कि 72 से 97 में, दूसरी बात याद रह जाए तो वहां 97 से 72 माइनस करते हैं तो 35 आता है। एग्जाम का प्रेशर अलग प्रकार की चीज होती है, वहां 2-3 बार करोगे तो भी 35 आएगा, और अगला पहला ऑप्शन ही क्या देके रखता है, 35। तो अपने इतने पचड़े में पढ़ना है नहीं, अपने याद करना है कितने साल किया। और अगले 3 दिन में लगातार पूछूंगा कितने साल, तुम लिखोगे 25, तो तुम्हें खुद का बर्थ डेट याद रहे नहीं रहे, ये पक्का याद रहेगा कितने साल राज किया था। कब हुआ प्रताप का जन्म? 9 मई 1540। कब हुआ दोबारा बोलो, कब हुआ? मावली का युद्ध कब होता है? तो मावली के युद्ध तक उदय सिंह जो कौन से किले में, कुंभलगढ़। मावली का युद्ध जीतने के बाद में कहां पर गए थे, चित्तौड़गढ़। तो मावली के युद्ध तक तो कहां पर है, कुंभलगढ़। तो 1540 में मावली का युद्ध है, 1540 में प्रताप का जन्म हो रहा है, तो प्रताप का जन्म कहां पर होगा, कहां पर है, कुंभलगढ़, क्योंकि उदय सिंह उन दिनों है ही कहां पर, कुंभलगढ़। तो प्रताप का जन्म कब हुआ, कब हुआ? 9 मई 1540। कहां पर हुआ? तारीख दोबारा बताओ एक बार, कब हुआ? 9 मई भूल जाओ, सन बताओ कब हुआ। तो प्रताप का जन्म कब हुआ, 1500। आपने बचपन में कभी ये कहानी पढ़ी कि पन्नाधाय उदय सिंह को घास फूस की टोकरी में डालकर लेकर चली गई थी और पन्नाधाय ने उदय सिंह को बचाया? वो घटना 1536 की है। वो घटना कब की है, 1500। इसका मतलब 1536 में उदय सिंह इतना छोटा सा बच्चा था कि उसको घास फूस की टोकरी में डाल के लेके गए, और 4 साल बाद ऐसा बायोलॉजी नाम की कोई चीज तो होती होगी, ऐसे थोड़ी होता है। इसका मतलब उस कहानी में लोचा है। तो कोई घास फूस की टोकरी में नहीं डाल के लेके गए थे। उदय सिंह की काफी उम्र थी उस समय, उदय सिंह इतना छोटा सा बच्चा नहीं था, उदय सिंह की उम्र थी 15 साल। कितनी उम्र थी? और 15 साल का टाबर घास फूस की टोकरी में नहीं आता। उदय सिंह का जन्म है 1522 का। कब का जन्म है भाई? 1528 में तो उदय सिंह के पिताजी सांगा की डेथ हो गई है। तो यदि 1528 में भी माना जाए कि सांगा की डेथ हुई उस साल उदय सिंह पैदा हुआ, तो भी उदय सिंह 1536 में 8-9 साल का होता है। और 8-9 साल का टाबर भी घास फूस की टोकरी में तो आएगा। उल्टा उदय सिंह का तो जन्म 1522 में हो गया, 1522 में हो गया तो 1537 तक 14-15 साल है। अब यदि 15 साल का है तो 1540 तक जाते जाते 19-20 साल का है, 19-20 साल का तो टाबर हो सकता है। ये तो सिंपल सी बात है। तो कल इसलिए मैंने आपको पूरी कहानी सुनाई पर घास फूस की टोकरी का कहीं नाम नहीं लिया, क्योंकि टोकरी अपनी तरफ से जोड़ी हुई है, कहानियों में जोड़ दी गई ताकि थोड़ा सा यूं भाव उत्पन्न हो कहानी सुनते समय, अरे छोटा सा टाबर था,
किस में डाल के लेके गए थे? घास फूस की टोकरी में। याद रखना आपने, कोई इस प्रकार की घास फूस की टोकरी, बाकायदा पन्ना दाए उदय सिंह अंगुली पकड़ के पा 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 गए थे। तुम घास फूस की टोकरी वाला कोई सीन है? याद रहेगी बात? कोई दोबारा सुनाए तुम्हें इस प्रकार की कहानी तो तुम मुस्कुराना मन ही मन के, हमें बताया सही करने की तो आवश्यकता, बस तुम मुस्कुरा लेना। बस बस हम जानते हैं भाई साहब। प्रताप का जन्म कब हुआ बताओ? कहां पर हुआ? पिताजी का नाम, मम्मी का नाम? जयवंताबाई सोनग्रा। क्या नाम था? क्या नाम है? बचपन का नाम? बचपन का नाम क्या है? जैसे पश्चिमी राजस्थान में कोई छोटा बच्चा होता है उसको बोलते हैं गिग्गा। क्या बोलते हैं? लड़को तो गीगलो, लड़की हो तो गीगली। इसलिए अपने खूब सारे गाने, गिग्गा थारो पालनो गड़ा दूं सामी साल में, आवतड़ा जावतड़ा मामोसा झोला देसी रे। तो अपने टाबर को, छोटे बच्चे को बोलते गिग्गा, और लड़की हो तो गीगली। वैसे ये पहाड़ी प्रदेश में, मेवाड़ साइड में हर छोटा बच्चा किका है। हर छोटा बच्चा क्या है? बापा रावल का बचपन का नाम किका। कुंभा और सांगा भी बचपन में किके ही थे। प्रताप का बचपन का नाम कीका। प्रताप के बाद वाले भी बचपन में कीका। आज भी वहां पे बचपन में किसी का नाम कीका। तो हर किसी के बचपन का नाम ही क्या होता है? मेवाड़ के अंदर वो रिवाज ही है। जैसे सिखों में होता है, सिखों में हर छोटा बच्चा काका, हर छोटा बच्चा काका, और हर छोटी बच्ची काकी। काकी कहते, छोटे बच्चों को काका कहेंगे, छोटी बच्चियां जो भी होगी उनको काकी। वो तो मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं कि मेरी प्राइमरी एजुकेशन पूरी जो हुई है वो सिखों का गांव था, सिख और मुसलमान थे। तो हमारे घर के पापा टीचर है, तो वहां पोस्टिंग थी पाकिस्तान बॉर्डर पे, तो वो एकदम हमारे घर के पास में सिखों के घर। तो मेरे से छोटे वाला भाई एक दिन, अब वहां क्या लाइट थी नहीं, 2004 में लाइट आई थी, सड़कें नहीं थी, एकदम बैकवर्ड सा 50 घरों का गांव। हमसे पाकिस्तान 8 किलोमीटर आगे था। तो हमारे बाद पाकिस्तान शुरू होता था, हिंदुस्तान का लास्ट गांव था वो, नहर ही खत्म हो जाती थी वहां जाके। तो छोटे वाला भाई, अब वहां हम 7 बजे से पहले पहले खाना खा लिया करते, अंधेरा हो जाएगा उससे पहले खाना खा लो। और फिर ये गर्मियों में आंधियां चलती बहुत भयंकर वाली वहां पर, इसलिए भी कहते अगर जल्दी खाना खा लो, रात को आंधी चल जाएगी, फिर दिखेगा कुछ है नहीं, आधी धूल खाओगे। तो शाम वाले टाइम 6 साढ़े 6 बजे जो खाने का टाइम होता है, मम्मी ने मेरे को कहा छोटे बड़े भाई को बुला लो, पीछे खेल रहा होगा, दोनों भाई भाई खाना खा लो। मैं उसको ढूंढ गया पीछे, मेरे को मिला नहीं। मैंने कहा वो तो पता नहीं खेलता खेलता कहां चला गया, नहीं मिला मेरे को। मम्मी ने तू खा ले, वो आएगा तो खा लेगा। वो थोड़ी देर लेट आया तो मम्मी ने आते डांटा उसको कि शाम को इस टाइम चला जाता है, बाहर सांप बिच्छू घूमते रहते हैं, खा जाएगा कुछ, कहां चला गया था, ये तेरे को ढूंढ गया। अभी हमेशा तो यहाँ खेलते हो, आज कहाँ खेल रहे थे? तो उसने कहा आज तो मुद्रा आगे की साइड में खेल रहे थे। इतनी लेट तक खेल रहे थे, और कौन कौन खेल रहे थे तेरे साथ में? तो उसने नाम बताए सिखों के बच्चों के, बलजिंदर, हरजिंदर, परविंदर और काकी। तो मम्मी को लगा इनकी मम्मी खेल रही होगी, इन बच्चों की मम्मी खेल रही होगी। तो मम्मी ने कहा कि वो इतनी बड़ी हो गई, तुम के साथ, तुम्हारे साथ खेलती। छोटे वाले ने कहा बड़ी कौन? तू कह रहा ना काकी खेल रही, काकी तो इतनी सी है हमारे सबसे छोटी तो काकी है। और मम्मी ने कहा तुम बदतमीज हो होता जा रहा है, काकी नहीं काकी सा कहते हैं। और काकी सा बोलेगा आज ओ वो वापस कहेगा अरे छोटी सी काकी, तो उसको काकी सा क्यों कहूंगा? तब मम्मी ने डांट दिया बदतमीजी और कहता खाना सुधा। अगले दिन उन बच्चों के दादी जी अपने भैंसों को पानी पिलाने के लिए जा रहे, तो वो रास्ता हमारे पास से जाए, मम्मी हमारे पीछे कोई काम करे, और वो जैसे दादी जी खेन आपस में दुआ सलाम वीर, मम्मी ने वापस उनको शिकायत दी। ओड़मा ओड़मा समझते हो, शिकायत लगाई कि भाई तुम्हारे बीननी को समझाना कि रात को इतने लेट तक टापरों को क्या। तो दादी जी ने कहा भाई हमारी बीननी क्यों खेलेगी? अरे क्या कल वो हमारे कह रहा था कि 7 बजे बीननी खेल रही थी आपके, तो अरे क्या हमारे 7 बजे बीननी रोटियां बना रही है, क्यों खेलेगी? अरे उसने मेरे कहा कि काकी खेल रही थी। और तब उन दादी जी ने कहा काकी हमारी छोटी सी बच्ची है, उसका नाम, हमारे हर छोटा बच्चा काका है, हर छोटी बच्ची। अब मुझे लगे अब तो वो बड़ी हो गई, अब उसकी मान लो प्रधानमंत्री बन जाए वो देश की, तो फिर क्या कहेंगे? बचपन में इनको काकी कहते थे। और सिखों में तो बड़ा हो जाता है तो भी काका कहते हैं, सिंगर नहीं हो काका। बग्गे बग्गे बिल्लियां दा की करूंगा, बिल्ले बिल्ले बग्गियां दा की करूंगा, ऐसा कहना ना कोई, तो काका नाम ही है ना। तो हर छोटा बच्चा काका है, हर छोटी बच्ची काकी है। वैसे मेवाड़ी प्रदेश में हर छोटा बच्चा क्या है? कीका। तो प्रताप के बच्चों का नाम भी क्या है? कीका। और प्रताप की जो रानी है उनका नाम क्या है? अजब दे पंवार। क्या नाम है? ये दे का मतलब देवी, अपने पूरा देवी होना चाहिए, अजब देवी पंवार, पर वो वी खा गया, अपने क्या लिखते? अजब दे पंवार। क्या नाम हो गया? अजब। वापस बता दो, प्रताप ने कितने साल राज किया? जन्म कब हुआ? कहां पे हुआ? पिताजी का नाम, मम्मी का नाम, बचपन का नाम, और रानी का नाम। राजाओं में एक रिवाज हुआ करता कि राजा का जो बेटा अगला राजा बनेगा वो पिता के अंतिम संस्कार में भाग नहीं लेगा। अंतिम संस्कार समझ गए? जलाने के लिए लेके जाते, फ्यूनरल जो होता है उसमें भाग नहीं लेगा। अब उदय सिंह राजा किसको घोषित करके गए? इसका मतलब जगमाल अंतिम संस्कार में जाएगा नहीं।
अब जब उदय सिंह महाराणा मेवाड़ के, उनका अंतिम संस्कार होगा तो पूरा मेवाड़ इकट्ठा होगा, बड़े बड़े सामंत जनता दूर दूर से इकट्ठी हो रखी, सारे वहां खड़े, और सबने देखा कि महाराणा प्रताप अंतिम संस्कार में खड़े हैं। अब सबसे बड़ा बेटा कौन? प्रताप। तो सबको लगता था अगला राजा कौन बनेगा? प्रताप। तो सब आपस में बात करेगा, अरे ये क्या तरीका है, ये प्रताप अंतिम संस्कार में क्यों आ गया? जो बेटा राजा बनता अंतिम संस्कार में आता है, नीर प्रताप क्यों आ गया यहाँ पे? और आपस में बातचीत सुनी तो किसी ने प्रताप को पूछा कि अरे तुम रिवाज तोड़ रहे हो यार, और तुम अगले राजा बनोगे और तुम यहाँ अंतिम संस्कार में खड़े हो पिता के। और प्रताप ने कहा कि सॉरी, शायद तुम लोगों को पता नहीं होगा, पिताजी मुझे राजा नहीं बना के गए, पिताजी छोटे भाई जगमाल को राजा बना गए, इसलिए राजा मैं नहीं बनूंगा, राजा कौन बनेगा? जगमाल। इसलिए जगमाल देख लो हमारे में नहीं है भाई, बाकी सारे भाई हैं, जगमाल घर पे राजतिलक की तैयारियां कर रहा है। और जनता बगावत कर गई वहां पर। जनता ने कहा नहीं, इस समय में जब मेवाड़ सबसे अधिक मुश्किलों का सामना कर रहा है, इस समय में जब मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर दुश्मन का कब्जा है, इस समय में जब अकबर जैसे बड़े दुश्मन का हमें सामना करना पड़ रहा है, हम हमारा राजा किसी शक्तिशाली आदमी को चुनना चाहेंगे, किसी योग्य आदमी को चुनना चाहेंगे। और सर्वाधिक योग्य व्यक्ति कौन है? प्रताप। उदय सिंह जी भले ही किसी को बना के गए हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमारा राजा होगा तो कौन होगा? प्रताप। ये राजतंत्र में लोकतंत्र है कि जनता ने बगावत की, जनता ने कहा कि पहले वाले राणा ने जिसको चुना उसको हम राणा मानेंगे नहीं, हमारा जो राणा होगा वो कौन होगा? प्रताप। और फिर सबने कहा कि उदय सिंह होते कौन है ये कहने वाले कि प्रताप राजा नहीं बनेगा और जगमाल राजा बनेगा? ये अधिकार सलुम्बर के सामंत के पास है। किसके पास है? सलुम्बर का सामंत मेवाड़ के राणा का राज तिलक करता है। जो सलुम्बर का सामंत कहेगा वो राजा होगा। और उस समय जो सलुम्बर के सामंत थे उनका नाम था कृष्णदास चुंडावत। क्या नाम था? चुंडा के वंशज, इसलिए क्या कहलाए? चुंडावत। तो सलुम्बर के सामंत कौन थे? और सारी जनता ने कृष्णदास जी की तरफ देखा, कृष्णदास जी आपके होते हुए ये पाप किस प्रकार हो रहा है? और कृष्णदास जी ने कहा नहीं, मैं नहीं मानता जगमाल को राजा, और मैं राजा किसको मानता हूं? और वहीं अंतिम संस्कार के समय वहीं पर प्रताप का राज तिलक कर दिया गया, प्रताप को कंधों पर उठा लिया गया, नारे लगाते हुए वापस आए, हमारा राणा कैसा हो? महाराणा प्रताप। इधर जगमाल बैठा बैठा साफा बांध रहा है, एकदम तैयारियां कर रहा है। जगमाल ने नारा सुना, जगमाल बाहर है, उसने कहा ये नारा चेंज करो, तो क्या लगा रहे हो? हमारा राणा कैसा हो? राणा जगमाल। कृष्णदास चुंडावत ने हाथ पकड़ कर साइड में हट रहे, और उन्होंने प्रताप को बिठा दिया, और प्रताप का क्या कर दिया? राज तिलक। तो प्रताप का राज तिलक कहां कर दिया गया? गोगुंदा। अंतिम संस्कार कहां पर हुआ था? गोगुंदा। तो राज तिलक भी कहां होगा? करने वाले कौन? कहां के थे? शिष्टाचार ही हुआ करता था कि जब भी कोई नया राजा बनेगा तो आसपास वाले बधाई भेजते। तो अकबर ने भी एक बंदे को भेजा कि बधाई दिया अपनी तरफ से, और साथ में पूछ लेना क्या प्लान है। तो बधाई देने के लिए कौन आया? जलाल खान कोर्ची गुलदस्ता लेके आया। महाराणा प्रताप का साहब बधाई हो, अकबर ने आपके लिए बधाई भेजी है। हाँ साहब थैंक यू, बैठो जलाल खान कोर्ची जी, चाय पानी पियो। सर वो और बता दो आगे का क्या प्लान है आपका? कैसे? क्यों अकबर चाहता है कि आपके पिताजी ने जो पंगा ले लिया था वो चलेगा लंबा, या फिर संधि वगैरह करने के लिए तैयार हो? प्रताप ने कहा सेम, जो पापा ने किया था वो का वो, कोई संधि नहीं। ना 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 ना, आराम से आप तो अकबर को जाकर दो, लड़ाई की तैयारियां वारियां करे। जलाल खान कोर्ची यार, उसने कहा नहीं भाई, बंदे ने साफ साफ क्या कर दिया? अकबर लगा नहीं नहीं यार, यूं नया नया राजा बना इसलिए कह दिया होगा। फिर अकबर लगा कहां का राजा है? कि राजस्थान का। तो क्यों ना किसी राजस्थान के बंदे को भेजा जाए, यंग लड़का है तो क्यों ना किसी यंग लड़के को भेजा जाए। अपने पहले जयपुर नहीं था, जयपुर को बोलते थे आमेर। क्या बोलते? और आमेर वालों ने अकबर से संधि कर रखी, और आमेर का राजकुमार उसका नाम है मानसिंह। क्या नाम है? आमेर के राजा का तो नाम है भगवंत दास। राजा का नाम क्या है? और राजकुमार का नाम क्या है? दोनों बाप बेटे वहीं अकबर के दरबार में। और अकबर ने मानसिंह की तरफ देखा, और मानसिंह कहा कि राजकुमार मानसिंह कितने दिन हो गए आमेर गए हुए? उन्हें कई दिन हो गए। तो ठीक है, घूम के आओ आमेर एक बार, और जाते हुए उदयपुर होके जाना, और महाराणा प्रताप से पूछ के जाना क्या प्लान है क्या प्लान नहीं है। इधर मेवाड़ में बातचीत करने के लिए 2 नंबर पर कौन आया? मानसिंह। मानसिंह कहां का राजकुमार है? आमेर का राज। किसकी तरफ से आया? प्रताप को पता चला कि मानसिंह बातचीत करने के लिए आया। कौन मानसिंह? कि साहब आमेर का राजकुमार। प्रताप ने कहा ठीक है भाई, शाम को डिनर पे बुलाओ, आराम से नाश्ता खाना वाना खिलाओ उनको, और अच्छा बातचीत करने के लिए राजकुमार आया है तो अपने राजकुमार को भेज दो। प्रताप का राजकुमार है, उसका नाम है अमर सिंह। क्या नाम है? प्रताप को लगा प्रोटोकॉल यही कहता है, उधर से राजकुमार आया तो अपना भी कौन चला जाएगा? राजकुमार। भाई रूस का विदेश मंत्री आया तो हमारा विदेश मंत्री मिले, रूस का रक्षा मंत्री आया तो हमारा रक्षा मंत्री मिले, अमेरिका का गृह मंत्री आया तो हमारा गृह मंत्री मिले, और उनका प्रधानमंत्री आया तो अपने प्रधानमंत्री। प्रोटोकॉल यही कहता है, काउंटर पार्ट मिलेंगे, बराबर वाले मिलेंगे। तो प्रताप ने कहा अमर सिंह को भेज दिया जाए। अब शाम को डिनर का प्रोग्राम, और अमर सिंह उसके अंदर वहां पर मान सिंह से बातचीत करने के लिए गए। और मान सिंह को ये लगता था मैं अकबर का दूत हूं, अकबर का दूत हूं तो मेरे से बातचीत करने के लिए खुद कौन आना चाहिए? प्रताप। प्रताप वहां है नहीं। तो मान सिंह ने पूछा भाई अमर सिंह को, भाई कहाँ है तुम्हारे पिताजी, कहाँ है? अमर सिंह और बदमाश आदमी, उसने कहा पिताजी, पिताजी का तो पेट दर्द हो रहा है मेरे आज। और मान सिंह को गुस्सा आया, उसने डिनर सेट उछाल दिया वहां से। उसने कहा तेरे और तेरे पिताजी दोनों का पेट दर्द ठीक कर दूंगा मैं। लोग मान सिंह कच्छा कहते हैं मेरे को,
और वहां पैर पीटते हुए वहां से आगे बढ़ा। अमर सिंह बदमाश आदमी, अमर सिंह ने पीछे से आवाज लगाई, अंकल अरे क्या नाराज होके जा रहे हो, क्या कर रहे थे? वो कहां ठीक कर दोगे आप पेट दर्द? ये वो तो मैं तेरे को तेरे बाप दोनों को बता दूंगा और पेट दर्द ठीक कर दूंगा युद्ध के मैदान में। मान सिंह की बुआ की शादी हो रखी थी अकबर के साथ। उसने पीछे से आवाज लगाई वापस कि अंकल अकेले मत आना, फूफा जी को साथ लेके आना। और मान सिंह का मत देख लूंगा तुम दोनों बाप बेटों को। और वापस पैर पीटते आगे बढ़ा। उसने वापस आवाज लगाई, अंकल एक बार और प्लीज, 1 मिनट और बात सुन लो। हमारे पाली में जगह पड़ती है सोजत, वहां की मेहंदी बहुत अच्छी है, बुआ जी के लिए ले जाओ। और मान सिंह गुस्से में आग बबूला वहां अकबर के दरबार में गया। उसने कहा अभी हाथों हाथ मुझे सेना दौर में जाते बता दूंगा उनको। अकबर ने कहा हुआ क्या, बात तो बता। क्या कहा प्रताप ने? प्रताप ने बातचीत ही नहीं की। क्यों? कि उसने अपने बेटे को भेज दिया था। क्यों भेज दिया? कि उसने कहा राजकुमार है तो राजकुमार बात करेगा। चल ठीक है, तो राजकुमार ने क्या बातचीत की? उसने कोई बातचीत नहीं की। मेरा अपमान हुआ, मुझे सेना दे दो आप। पर अकबर समझदार था। अकबर लगा बात तो सही है, राजकुमार जाएगा तो राजकुमार मिलेगा, इसका मतलब राजा जाएगा तो राजा मिलेगा। और उसने भगवान दास जी की तरफ देखा। भगवान दास जी ने कहा सामान तैयार है, मैं जा रहा हूं सर। मैं समझ गया। तो तीसरे नंबर पर कौन है? जून का महीना, ये जून का महीना चल रहा था मान सिंह जब आया था, गर्मियां पड़ रही थी। और अकबर ने अपने सैनिकों को कहा कि मान सिंह को माउंटेन ड्यू पिलाओ, गर्मी है। अरे चिल कर अपने। और तीसरे नंबर पे मिलने के लिए कौन है? सितंबर के आसपास भगवंत दास जी है। भगवंत दास जी ने आके प्रताप से बातचीत की, प्रताप को समझाया कि प्रताप देख हमने तो संधि कर रखी है, हम अकबर के साथ रहते हैं, हम जानते हैं अकबर कितना बड़ा राजा है, कितना धन है, कितने सैनिक है, कितने हथियार है। वो 100 साल भी लड़ाई कर लेगा तो भी उसके कोई फर्क पड़ना, तुम्हारी रियासत छोटी है, कैसे लड़ोगे, चुपचाप संधि कर लो, क्या पड़ा इसमें, इसमें तेरा घाटा उसका। प्रताप ने कहा कि भगवंत दास जी आज से 50 साल पहले खानवा के युद्ध में मेरे दादाजी अकबर के दादाजी से लड़े थे। बाबर सांगा की लड़ाई हुई, उसमें आपके दादाजी आमेर के पृथ्वीराज हमारी तरफ से लड़ने के लिए आए थे। उस समय हमारे में शक्ति थी कि पूरा राजस्थान हमारे झंडे के नीचे था। आज चलो हम शक्तिशाली नहीं है, भगवान दास जी आप शक्तिशाली हो, आप अकबर के खिलाफ लड़ाई का ऐलान कर दो, मैं आपके झंडे के नीचे लड़ लूंगा, लेकिन मुगलों के झंडे के नीचे नहीं लड़ू। भगवान दास जी ने कहा नहीं, लड़ाई की बात नहीं करते भाई, तुम जानो तुम्हारा। भगवान दास जी ने जाके वापस कहा अकबर को कि भाई प्रताप तो किसी प्रकार से मानने के लिए तैयार ही। अकबर ने कहा नहीं यार, वन मोर ट्राई। इस बार अकबर ने निर्मला सीतारमन को भेजा वित्त मंत्री। किसको भेजा? वित्त मंत्री। अकबर का वित्त मंत्री कौन है? टोडरमल जी आए। टोडरमल जी ने आगे मारना पड़ता, मारना पड़ता, मैं तो वित्त मंत्री हूं, मेरे को बताया धन अपरंपार पड़ा उसके पास, पैसे की कोई कमी, तुम इतना धन कहां से लाओगे लड़ाई करने के लिए? मारना पड़ता। मैंने कहा टोडरमल जी वो बिस्किट लो चाय के साथ, एसिडिटी हो जाती है अकेली चाय से, चाय पानी पिलाया। फिर कहा क्या करे थे वो, वापस बताना उस बात को, धन कहां से आएगा? तो टोडरमल जी अभी तक मेवाड़ के भामाशाह मरे नहीं है, धन कहीं से आ जाएगा, अकबर को जाकर वो लड़ाई की तैयारी कर ले। कुल मिला के 4 आदमी भेजे गए, चारों को महाराणा प्रताप ने बेरंग लौटा दिया, उनके साथ संधि की कोई बातचीत नहीं की। वो 4 आदमी कौन कौन थे? जलाल खान, कोरची, मान सिंह। अब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे तो बाद में क्या होगा? युद्ध। क्या होगा? युद्ध। वो प्रसिद्ध युद्ध हुआ जिसे आप तीसरी क्लास से पढ़ते हैं, हल्दी घाटी। कौन सा हुआ? थे। तो रहीम जी को भेजा, रहीम जी जाओ और मेवाड़ से महाराणा प्रताप को पकड़ कर लाओ। रहीम जी आ तो गए, पर रहीम जी का महाराणा प्रताप के प्रति थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर था, और उनको लगता था यार किससे संधि की जानी चाहिए, जो संधि करने के लिए तैयार हो। ये थोड़ी है किसी आदमी को जबरदस्ती को संधि कर, मैं दोस्ती करूंगा तेरे से। अगला कह रहा है मुझे नहीं करने पर, क्या ना ना मैं करके मानूंगा तेरे से, भले लड़ाई करके दोस्ती करूं पर करूंगा। तो उसने कहा जब प्रताप नहीं करना चाहता छोड़ो यार, जो करना चाहते उनसे कर लिया जाए। इसलिए रहीम जी मेवाड़ आ तो गए, पर यहां पर आके एक जगह पर बैठ गए, शेरपुर। कौन सी जगह? शेरपुर नाम की जगह। वहां पर आगे चुपचाप बैठ गए और प्रताप की तरफ कोई हमला नहीं करे। प्रताप को पता लगा कि यार आजकल हमले होने मुगलों के बंद हो गए, क्या कारण है? तो रहीम जी आए हुए, रहीम जी अपने पर कोई अटैक नहीं कर रहे। प्रताप ने कहा और ही ठीक है। तो प्रताप ने अब अपनी जनता को, पूरी जनता पहाड़ों में, जनता का भाई थोड़ा मैदानों में जाओ, खेती वेती करो, अपने थोड़ी अनाज उगाओ, जनता को और इधर उधर भेजा, टैक्स वैक्स लेने के लिए अपने अधिकारियों को भेजा, अपने हथियार और बनवाने शुरू किए, वापस माहौल सेट करना शुरू किया। प्रताप का बेटा है, बेटे का नाम क्या है? अमर सिंह। एक दिन अमर सिंह उस दिशा के अंदर चला गया जहां पे रहीम जी की कैंप लगे हुए थे। रहीम जी सारे शिकार करने के लिए बाहर गए हुए। रहीम जी का रूटीन एक ही, रहीम जी सुबह उठे, सैनिकों को लेकर शिकार करने के लिए जाए, शाम को शिकार मार के लाए, खा पी के सो जाए। और हर 7 दिन में अकबर को एक लेटर लिख दे कि महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए गए थे, थोड़ा सा बच गया, अगली बार पक्का पकड़ लेंगे। अब अकबर ये भी नहीं कह सकता कि क्यों नहीं पकड़ पाए, क्योंकि अकबर ये कदे क्यों नहीं पकड़ पाए, तब तो रहीम जी पूछ ले भाई मान सिंह, आसफ खान, तू खुद और शाहबाज खान चारों मिलकर बता दो कैसे पकड़ना है, वैसे पकड़ लेंगे। तो अकबर तो उल्टा वो कहता वेल डन बॉयज, वेल डन।
कीप इट अप, वेल ट्राई बॉयज। तो अकबर तो ये लिख के भेजा बेचारा, और क्या लिखे। रहीम जी आराम से बैठे हैं। अमर सिंह एक दिन उधर चला गया जिधर रहीम जी की कैंप है, और जाके देखा गया वहां मुगलों की तरफ से हलचल ही नहीं है। तो नजदीक चला गया, उसने आवाज लगाई कि रहीम जी कहां पे हो। अंदर से महिलाओं की आवाज आई कि रहीम जी तो बाहर शिकार करने के लिए गए हुए हैं। तो कहा जो कोई पुरुष अंदर है उनको बाहर भेजो, मुझे बातचीत करनी है। महिलाओं ने कहा अंदर तो कोई पुरुष नहीं। उसने कहा सच्ची, तुम आ जाओ सारी बार। वो गिरफ्तार कर लाया हूं सबको। अब आगे आगे अमर सिंह पीछे पीछे, महिलाएं रोती हुई कि डाकी कहां लेके जा रहा हमें, तेरा क्या बिगाड़ा हमने, प्लीज छोड़ दे। वो कह रहा चौप फॉलो में। अरे महाराणा प्रताप के जहां कैंप वहां प्रताप खड़े हैं, प्रताप ने देखा कि अमर सिंह आ रहा है, पीछे महिलाएं आ रही है रोती हुई। उसने पूछा भाई कौन है, कहां से लेके आए। उसने कहा पापा आप, मैं देख लूंगा आप। अरे है कौन ये बता। कि वो रहीम जी है ना, कि हाँ वो शिकार करने के लिए गए हुए थे, तो मैंने कर लिया। और प्रताप को पता चला, प्रताप ने पहले तो अमर सिंह को धमकाया, फिर उन महिलाओं को कहा कि तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम मेरी बहन के समान हो, तुम्हारे साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं किया जाएगा, आराम से चाय पानी पियो, तुम्हें अभी वापस भेज दिया जाएगा, मेरे बेटे से गलती हुई है, इस प्रकार की दोबारा गलती नहीं की जाएगी। उन महिलाओं को वापस भेजा। रहीम जी के पास एक लेटर लिख के भेजा कि रहीम जी युद्ध के मैदान में आमने सामने लड़ेंगे, जीत हार का फैसला भगवान के हाथ में, जैसा होगा वैसा होगा, मौत जिंदगी उसने लिखी है, हम दोबारा कभी महिलाओं और बच्चों के साथ ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। ये महिलाएं ऐसा सम्मान वापस भेजी जा रही है, इस बात के लिए हम आपसे सॉरी बोलते हैं। महिलाएं गई, तब तक रहीम जी आए हुए बैठे थे। रहीम जी ने आगे बाढ़ पकड़ ली, मरा दिया। अकबर को जाके क्या मुख दिखाएंगे कि लुगाइयां नहीं बचा पाए हम तो। इतने में महिलाएं गई, महिलाओं जाके वो महाराणा प्रताप का लेटर दिया। रहीम जी लेटर पढ़ गए, नहीं आंखों में आंसू आते हैं। रहीम जी कहते हैं कि यार महाराणा प्रताप, मैं नहीं जानता कि मुगलिया सल्तनत भारत पर कितने वर्षों तक राज करेगी। मैं नहीं जानता ये अकबर और इसके वंशजों का राज इस भारत भूमि पर कितने साल रहेगा। मैं इतना निश्चित रूप से जानता हूं कि महाराणा प्रताप, तुम जब तक सूरज और चांद रहोगे इस भारत पर याद किए जाओगे, इस धरती पर याद किए जाओगे। आपका दुश्मन आपकी तारीफें करे, इससे पता चलता आपका व्यक्तित्व कितना महान रहा होगा। व्यक्ति इस बात से महान नहीं होता कि उसने कितने युद्ध लड़े और कितने नहीं लड़े। इस बात से महान नहीं है कि उसने युद्ध जीते या नहीं जीते। व्यक्ति अपने नैतिक गुणों से महान होता है। प्रताप इसलिए याद किए जाते हैं कि नैतिक गुणों के धनी थे वो। महिलाओं को इस प्रकार दुश्मन की महिलाओं को पकड़ना और सह सम्मान वापस भेजना, ये प्रताप की बूते की बात थी। उनकी मॉरल वैल्यूज इतनी बड़ी थी कि प्रताप को जानने के लिए हिस्ट्री पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं कहता हूं गांव का कोई आदमी जिसने हिस्ट्री नहीं पढ़ रखी है, या शहर का भी जो हिस्ट्री नहीं जानता हो, कुंभा के बारे में नहीं जान पाएगा। आप उससे पूछो कि कुंभा ने ये किताब लिखी, मैं नहीं जानता। पर किसी आदमी ने हिस्ट्री पढ़ी हो या नहीं पढ़ी हो, प्रताप को फिर भी याद करता है। ऐसा क्या रहा होगा कि 1550 के आसपास में पैदा हुआ एक आदमी 450 साल बाद भी वैसे वैसे याद कर लिया जाता है। इसका मतलब कुछ तो उस व्यक्ति में अलग रहा होगा कि पूरा भारत उस व्यक्ति का फैन है, पूरा भारत उस व्यक्ति को जानता है, उसके नैतिक गुण है जिसकी वजह से जाना जाता है। अकबर ने फिर एक सेनापति चेंज किया, इस बार अपने अंकल को भेजा। अकबर के अंकल का नाम है सुल्तान खान। क्या नाम है? डाकी टाइप का आदमी, देखे तो टाबर डर जाए उससे, उस टाइप का आदमी सुल्तान खान। सुल्तान खान मेवाड़ आए, उसने मेवाड़ आके अब तक जो जो सेनापति रहे हुए थे उनसे डिस्कस किया। तो पूछा भाई क्या कारण है, क्यों नहीं प्रताप को पकड़ पा रहे। प्रताप पहाड़ों के अंदर बैठा है, तो अपने पहाड़ों में जाके पकड़ लें। अपने को रास्ते नहीं पता, जाते हैं तो प्रताप की सेना मारती है। तो पहाड़ों के अंदर उसके पास अनाज कहां से आता है, पहाड़ों में उसके पास में धन कहां से आता है, पहाड़ों में उसके पास में हथियार कहां से आते हैं, पहाड़ों में उसके पास में लोग कैसे जाते हैं। तो ऐसा आप रूट खुले हैं पहाड़ों के, रूट से आते हैं। तो सुल्तान खान का रूट बंद कर दो, सारे रूट बंद कर दिए जाएंगे। अंदर यदि सप्लाई नहीं पहुंचेगी, अनाज नहीं पहुंचेगा, पैसे नहीं पहुंचेंगे, हथियार नहीं पहुंचेंगे, लोग नहीं पहुंचेंगे, मैसेज नहीं जाएंगे, लड़ेगा कैसे। और थोड़े साल सप्लाई बंद रहेगी, थोड़े दिन सप्लाई बंद रहेगी, सरेंडर करेगा। अपने को यही तो चाहिए कि बंदा अपने सामने क्या कर दे, सरेंडर कर दे। और क्या दिक्कत है कि सर, और दिक्कत यह है कि अजमेर, अपना राजधानी अजमेर, मुगलों का अड्डा कौन सा था राजस्थान में? अजमेर। अजमेर से अपनी जो सप्लाई आती है उसको मेवाड़ वाले बीच में लूट लेते हैं, तो अपने सैनिकों तक सप्लाई नहीं पहुंच पाती। तो अपने तो भूखे मरते तो लड़ते हैं, क्या तो लड़ाई की जाए। उसने कहा ठीक है, ये रूट खुला रहेगा, आज के बाद इस रूट पे कोई भी लूटपाट होने में नहीं दूंगा। बताओ कहां कहां से रास्ते इनके घुस सकते हैं। कहता डूंगरपुर की तरफ से एक रास्ता खुलता है, वहां से लोग आते हैं। उस जगह का नाम है देवल। कौन सी जगह? उसने एक सेना की टुकड़ी कहां पर लगा दी? देवल। और बताओ, कहता उदयपुर की तरफ से लोग आते हैं इनके पास में, उदयपुर के पास से इनके पास समाचार पहुंच जाते हैं। वो जगह थी देवारी। कौन सी? और कहां से? कहता पाली की तरफ से जगह आती है उनके पास में, देसुरी। कौन सी जगह? और कहां पे? का राजसमंद की तरफ से इनके पास लोग आते हैं, जो अजमेर वाले रास्ते पे जहां से ये लूटमार करते हैं। दिवेर। कौन सा? 4D। कौन कौन से 4D है? देवल, देवारी, डूंगरपुर वाले रास्ते पे देवल,
उदयपुर वाले रास्ते पे देवारी, पाली वाले रास्ते पे देसूरी और राजसमंद अजमेर वाले रास्ते पे। तो उसने कहा दिवेर में तो मैं खुद बैठा हूं, या मैं खुद बैठा हूं, ये सबसे मुख्य अड्डा है, क्योंकि उधर से अजमेर से जो भी सप्लाई आती है मैं रुकने नहीं दूंगा। बाकी सब जगह उसने सेना लगा दी। कुल मिला के मामला पूरा टाइट कर दिया भाई साहब। मेवाड़ वाले अंदर बैठे हैं, बाहर निकलने की कोई संभावना नहीं, बाहर के लोग अंदर नहीं जा सकते। प्रतापन सोच रहे हैं कि भाई थोड़ा यदि घेरा थोड़ा ढीला पड़ जाए तो बाहर निकले कोई, लेकिन घेरा ढीला पड़ने का नाम नहीं लेता। बाहर एकदम तैनात होके बैठे। इतने में दशहरे का त्योहार आया। कौन सा आया? अपने यहाँ दशहरे पे हथियारों की पूजा होती है, अभी करते हैं, शस्त्र पूजा की जाती है। पहले यह था कि हथियारों की पूजा का मतलब है तलवार को बाहर निकाला और तलवार पे तिलक लगाया जाएगा। तो तलवार अंदर तभी डाली जाए जब तलवार पर खून लगे, तलवार पे खून लगना चाहिए तभी तलवार अंदर जानी चाहिए। इसलिए दशहरे के दिन अपनी लड़ाइयां हुआ करती थी। तो दशहरे की जो लड़ाइयां होती उनको अपने यहाँ बोलते टीका दौड़। क्या बोलते? टीका दौड़ बोलते। अब दशहरा आया, दशहरा मनाया, दशहरा मनाने के बाद अब टीका दौड़ करनी है। तो टीका दौड़ की बारी आई तो युद्ध करना है। इसका मतलब तो युद्ध करने के लिए कहां जाए? तो भाई दुश्मन पर आक्रमण किया जाए। तो दुश्मन की 4 चौकियां हैं, कहां अटैक किया जाए? कौन कौन सी 4 चौकी है? देवल, देवारी, देसूरी। सबने कहा कि इन 3 में से कहीं पर कर लेते हैं। कहां कहां पे? देवल, देवारी और देसूरी, इन 3 में से करते हैं। दिवेर पर नहीं करते। क्यों? एक तो दिवेर में सेनापति खुद बैठा हुआ है। सेनापति खुद कौन है? सुल्तान। उनकी सबसे अधिक सेना भी कहां पर है? दिवेर। और वो अजमेर वाला रूट खुला करके बैठे तो उधर से उनके पास साधन वगैरह भी पहुंच जाते हैं। इधर उनके पास में इतना नहीं है, देवल, देवारी, देसूरी में थोड़े कम है। अपने इधर अटैक करके कोई एक रास्ता खुलवा लेते हैं। प्रताप ने कहा दिवेर पर ही करते हैं। अरे वहां खुद बैठा है, तभी तो वहां पर उनको ज्यादा कॉन्फिडेंस है। और वो सपने में भी नहीं सोच सकते कि अपने दिवेर पर अटैक करेंगे। दिवेर पर किया जाए, कहे तो बाबू रेल में, कहे बाबू जेल में, आर्या पार है। सबसे पहले यही उड़ाया जाए। वो दशहरे के दिन दिवेर पर हमला करते था। भयंकर हमला था कि मुगलों की पूरी फौज काट दी गई थी। उसके अगले 2 साल के अंदर अंदर मुगल मेवाड़ छोड़ के चले गए थे। उसके बाद मुगलों का मेवाड़ के अंदर कोई कैंप नहीं है, सारे के सारे कैंप छुड़वा लिए थे। सुल्तान खान को प्रताप का जो बेटा है अमर सिंह भला मारता है, आर पार निकाल देता है, भले को आर पार कर दिया था। ये युद्ध वास्तव में अमर सिंह की बहादुरी का युद्ध है। किसकी बहादुरी का? अमर सिंह की बात कहते। सुल्तान खान जब मुगलों की सेना भाग गई या मुगल मर गए तो जो घायल पड़े थे उनको मेवाड़ वाले उठा उठा के ला रहे थे। अपने ये रिवाज था कि घायल भले ही कोई हो, भले दुश्मन का घायल हो तो भी इलाज करते थे। तो महाराणा प्रताप को आगे बताया कि सुल्तान खान घायल पड़ा है, सुल्तान खान मरा नहीं है। तो महाराणा प्रताप खुद मिलने के लिए गए कि यार इतना बड़ा सेनापति है, मिलने के लिए जाते हैं उससे। सुल्तान खान पड़ा है बेचारा यूं। तो सुल्तान खान के पास महाराणा प्रताप पहुंचे, उसको जाकर भाई तेरी को अंतिम इच्छा हो तो बता दे। मरने वाला था वो तेरी को। तो उसने कहा यार मैं ये सोच भी नहीं सकता था कोई मेरे मार भी देगा, मेरे नजदीक आ जाएगा, और तुम्हारा एक बंदा मेरे भला आर पार निकल गया। मैं पहले तो उसको देखना चाहता हूं कि वो कौन है। तो प्रताप को लगा यार अमर सिंह अपने कैंप में, वहां से बुला के लाएंगे तब तक ये मरमुरा जाएगा। तो पास में कोई दूसरा फौजी खड़ा था, उसका हाथ पकड़ कर कहा ये था, ये इसने भला मारा था। सुल्तान खान पड़ा पड़ा मुस्कुरा कहता इसको तो मैं पड़ा पड़ा मार दूं। ये मारे मेरे भला मारे। सुल्तान खान कहते हैं लोग मेरे को कौन था? सही से बताओ यार, क्यों मजाक करे मरते आदमी के साथ। तो अमर सिंह को बुला के लाए और प्रताप ने कहा ये मेरे वाला ही था। सुल्तान खान कहता है बहादुर पिता के बहादुर पुत्र। और प्रताप अमर सिंह को कहते हैं कि सुल्तान खान के मुंह में गंगा जल डाल दे। अपने कहते हैं मरते हुए आदमी गंगा जल डाला जाए तो ठीक रहता है। तो गंगा जल वगैरह डाला गया, उसकी आंखें बंद हो गई, बोलना बंद हो गया, पर उसकी धड़क रहा, वो अभी तक सांसें नहीं निकली उसकी पूरी। कारण कि उसके भाला आर पार हो रखा। तो जब तक घाव से पूरा खून नहीं निकलेगा तब तक नहीं मरेगा। और भाला अंदर फंस गया इसलिए खून नहीं निकल रहा। टप टप धीरे धीरे खून पड़े तो ये खून नहीं निकले तब तक मरेगा नहीं, तब तक बापड़ा तड़फेगा। तो महाराणा प्रताप ने कहा काम करो, भाला खींच के बाहर निकाल दो, एक ही झटके में भाला निकलेगा, हाथों हाथ मर जाएगा, तड़फेगा नहीं बेचारा। तो अमर सिंह को कहा भाई तूने मारा है, तू निकाल। अब वो इतना चौड़ा आदमी था कि युद्ध में, चलते युद्ध में तो जोर से मारा निकल गया आर पार, अब निकले नहीं वापस। फिर अमर सिंह उसके दोनों पैरों पर खड़ा होता है, दोनों पैरों पर खड़े होकर उस भाले को खींचता है, तब जाके सुल्तान खान मरता है। जेम्सटोड इस युद्ध के बारे में कहता है कि मेवाड़ का मैराथन है। क्या है मेवाड़ का? यूरोप में एक युद्ध हुआ था, उस युद्ध का नाम था मैराथन का युद्ध। कौन सा था? तो वो कहता है जैसे यूरोप में मैराथन का युद्ध हुआ था वैसे मेवाड़ में कौन सा युद्ध हुआ था? दिवेर। लिखो दिवेर का युद्ध, मैराथन। जेम्सटोड ने इस युद्ध को क्या कहा था? मेवाड़ का मैराथन कहा था। सुल्तान खान को कौन मार देता है? हमने बचपन में अमर सिंह के बारे में कहानियां सुनी कि अमर सिंह छोटा सा टाबर था, घास फूस की रोटियां खाता था, और एक दिन वन बिलाव उसके हाथ से रोटी छीन के भाग गया था। हमने कविताएं पढ़ी, हरे घास री रोटी ही जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, छोटो सो राज कंवर रोयो राणा रो सूत्यो दुख जाग्यो, या छोटो सो अमरियो चीख पड़ियो राणा रो सूत्यो दुख जाग्यो। तो हमारे दिमाग में छवि अमर सिंह ये बनाई गई कि अमर सिंह छोटा सा टाबर है,
रोटियां खाता रहता है और बिल्ली उसके हाथ से रोटी छीन के भाग जाती है, वन बिला उसके रोटी छीन के भाग जाता है। और हमें यह भी बताया गया कि ये कहानी हल्दीघाटी युद्ध के बाद की है। हल्दीघाटी का युद्ध हुआ है 1576 में। इसका मतलब 1576 में अमर सिंह इतना छोटा सा टाबर है कि उसके हाथ से रोटियां छीन के भाग जाते हैं, और 1580 में शेरपुर में उसको यह भी पता है कि किसको लेके जाना है, किसको छोड़ के जाना है। और 1582 में वो ये भी करता है कि सुल्तान खान के भाला मारता है, उसके आर पार कर देता है। ये बार कहानियां हमारे इतिहास को किस दिशा में ले जाती है उसका बेहतरीन उदाहरण है। अमर सिंह मेवाड़ का भयंकर योद्धा हुआ है, 17 युद्ध लड़े थे मुगलों से, सारे जीत गया था। अमर सिंह के साथ दुर्भाग्य ये कि अमर सिंह प्रताप का बेटा है। सौभाग्य और दुर्भाग्य दोनों है। सौभाग्य तो है कि उसके पिता महाराणा प्रताप है, दुर्भाग्य ये कि प्रताप इतने लाइमलाइट में है कि अमर सिंह के बारे में हम कुछ नहीं जानते। इसलिए कहानियां और कविताएं अमर सिंह के बारे में बताती है, और कहानियों और कविताओं में अलग ही चित्रण कर दिया गया। कल मैंने आपको बताया था कि उदय सिंह के पोता हुआ तब उदयपुर की स्थापना की गई थी, वो उदय सिंह का पोता अमर सिंह है। इसका मतलब अमर सिंह का जन्म कब हुआ है? 1559। कब हुआ है? हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ है? 1576। इसका मतलब हल्दीघाटी युद्ध के टाइम में 17 साल का है। उसकी ड्यूटी थी उदयपुर में, कि उदयपुर में जो महल है, रानियों के महल, वहां पर तुम्हारी पोस्टिंग है। यदि मुगलों की सेना उदयपुर की तरफ आने का प्रयास करे तुम रक्षा करोगे। पर मुगल उधर गए नहीं थे उदयपुर की तरफ, वो गोगुंदा से अजमेर की तरफ वापस मुड़ गए थे। ये वो समय था जब कहा जाता था कि 8 बरस रो कुकर जीवे, 12 बरस रो जिये सियार, बरस 18 छत्री जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। कुत्ते की जिंदगी 8 साल की है, सुअर 12 साल जीता है, क्षत्रिय 18 साल जीता है, उसके बाद जिए तो धिक्कार है। मतलब इतनी लड़ाइयां होती थी, 18 साल से पहले पहले लड़के मर जाया करते थे। और उसमें लोगों ने कहा कि साहब 17 साल का एक लड़का घास की रोटी खाता है। ठीक कहानियां बनाएगी। दुर्भाग्य इससे बड़ा ही है, कवि के साथ किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं, कवि के हम नतमस्तक हैं जिन्होंने कविता लिखी, प्रताप के संघर्ष को बताया। पर कविताएं कभी इतिहास नहीं होती। हमारे इतिहास में कविताओं को मिला दिया गया, इसलिए कभी पद्मिनी की कहानी तोता सुना जाता है, इसलिए कभी अमर सिंह जो घास फूस की रोटी खाता है, इसलिए कभी उदय सिंह को घास फूस की टोकरी में लटा दिया जाता है। स्थिति यह होनी चाहिए, कविताएं अलग रहे, इतिहास अलग रहे। साहित्य अलग चीज है, साहित्य में अति रंजना होती है। इसलिए हम कहते हैं जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। अपनी कल्पनाएं करता है, कवि को संघर्ष दिखाना लगे। प्रताप ने कितना संघर्ष किया कि देखो यार, बेटे के हाथ से भी रोटी छीन के भाग गया। वो ध्यान नहीं रखता कि उम्र कितनी है कितनी नहीं है। इतिहास पढ़ाने वाले, इतिहास पढ़ने वाले जो ध्यान रखते, पर अपनी किताबों में कहानी है कि साहब तोता है, उसने आगे कहानी सुनाई, यहाँ से 7 समंदर पार रानी है, राजा फटाफट चला और गया पीछे पीछे। अपने याद रखना, अमर सिंह भयंकर आदमी था, वैसा सुल्तान खान के भला आर पार कर दिया था उस आदमी ने। तो कौन से युद्ध की बात है वो? सुल्तान खान वाली मौत के समाचार मिले, मुगल सारे भाग गए यहां से। अब किसी की हिम्मत नहीं कि भाई इधर मेवाड़ की तरफ कोई आए। अकबर ने वापस कहा कौन जाके लड़ना चाहता है वहां पे? मुगलों ने कहा फालतू की बात नहीं करनी। इतने चले गए, उनमें क्या उखाड़ लिया फिर अपने। फाइनली मान सिंह के अंकल हैं जगन्नाथ कछवाहा, क्या नाम है? अपने राजस्थान वालों को ऐसी लड़ाइयों में ज्यादा मजे आते हैं जिनमें मरने के चांस ज्यादा हो। जगन्नाथ कछवाहा ने कहा मैं चला जाऊंगा। इसलिए 1585 में मुगलों की तरफ से सेनापति बन के कौन आता है? जगन्नाथ कछवाहा। लिखो।